आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, देशों और उनकी सीमाओं के साथ, वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। सोचिए, अगर ये सब कुछ एकदम अलग होता। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, पर ये सच हो सकता था। अगर एक जबरदस्त आइडिया ने यूरोप को हमेशा के लिए बदल ना दिया होता, और वो आइडिया था राष्ट्रवाद। चलिए समझते हैं कि इस विचार की शुरुआत कैसे हुई। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि एक राष्ट्र होता क्या है? क्या ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है जिसकी सीमाएं तय हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक एहसास है, एक साझा भाषा, एक जैसी संस्कृति और एक साझे इतिहास का एहसास। आज तो ये बातें हमें बड़ी नॉर्मल लगती हैं, है ना? पर राष्ट्रवाद के आने से पहले यूरोप का नक्शा बिल्कुल अलग था। वो तो बस राजाओं और सम्राटों के साम्राज्यों का एक, कह सकते हैं, एक उलझा हुआ जाल था। वहां लोगों की वफादारी किसी देश या राष्ट्र से नहीं, बल्कि अपने लोकल राजा या शासक से होती थी। और इस बदलाव की कहानी की शुरुआत किसी जंग या किसी समझौते से नहीं होती, बल्कि एक आर्टिस्ट के देखे हुए एक सपने से होती है। ये बात है साल 1848 की। एक फ्रांसीसी कलाकार थे, फ्रेडरिक सोरियो। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जो उस समय के हिसाब से सोचना भी मुश्किल था। उन्होंने सपना देखा एक ऐसी दुनिया का जो लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से बनी हो। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां राजा महाराजा नहीं, बल्कि आम लोगों का राज हो। ये एक बहुत ही रैडिकल, एक क्रांतिकारी सोच थी उस जमाने के लिए। सूर्यों की ये जो पेंटिंग थी ना, वो सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी। वो सिंबल से, यानी प्रतीकों से भरी हुई थी। देखिए, इसमें स्वतंत्रता की एक मूर्ति है जिसके एक हाथ में ज्ञान की मशाल है और दूसरे में इंसानी हकों का चार्टर। और जमीन पर क्या है? जमीन पर बिखरे पड़े हैं राजाओं के ताज और राजदंड के टुकड़े, जो सीधे सीधे तानाशाही के अंत का प्रतीक हैं। तो ये तस्वीर एक तरह से एक ऐलान थी कि अब राजशाही का दौर खत्म हुआ और अब आम लोगों का, नागरिकों का जमाना शुरू होगा। तो एक सपना तो देख लिया गया, पर सपने को हकीकत बनाने के लिए एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी भड़की 1789 में, फ्रांस से। 1789, ये वो साल है जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। फ्रांसीसी क्रांति सिर्फ कोई बगावत नहीं थी, नहीं, ये एक जलजला था जिसने पूरे यूरोप के तख्त को हिलाकर रख दिया। पहली बार ये आइडिया कि असली ताकत राजा के पास नहीं, बल्कि देश के लोगों के पास है। ये आइडिया सिर्फ एक ख्याल नहीं रहा, बल्कि एक जबरदस्त हकीकत बन गया। अब फ्रांस को एक राष्ट्र बनाने के लिए क्रांतिकारियों ने कई बड़े कदम उठाए। उन्होंने ला पात्री यानी पितृभूमि और ले सितवायां यानी नागरिक जैसे नए शब्द दिए। शाही झंडे की जगह नया तिरंगा झंडा आया। सरकार का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया और पूरे देश में एक जैसे कानून, एक जैसे नापतौल का सिस्टम लागू किया गया। मतलब ये सिर्फ झंडा बदलने की बात नहीं थी, ये लोगों की सोच बदलने की कोशिश थी, ताकि वो खुद को राजा की प्रजा न समझें, बल्कि एक राष्ट्र का नागरिक समझें। और इसी क्रांति की आग से एक ऐसा शख्स निकला जिसने इन क्रांतिकारी विचारों को एक बिल्कुल ही अलग अंदाज में पूरे यूरोप में फैला दिया, और वो था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन का किरदार ना बड़ा दिलचस्प और विरोधाभासी है। एक तरफ तो वो खुद एक सम्राट था जिसने फ्रांस में लोकतंत्र को खत्म कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ वो एक बहुत बड़ा सुधारक भी था। कमाल की बात यह है कि उसने अपनी जीतों के जरिए क्रांति के कई आइडियाज को फ्रांस के बाहर फैला दिया। मतलब एक तरह से अनजाने में ही उसने जिन इलाकों पर कब्जा किया, वहीं राष्ट्रवाद के बीज बो दिए। शायद उसका सबसे बड़ा और सबसे टिकाऊ काम था 1804 का नेपोलियनिक कोड। ये कानूनों की एक ऐसी किताब थी जिसने समाज के पुराने तौर तरीकों को उखाड़ फेंका। इसने जन्म के आधार पर मिलने वाले सारे स्पेशल राइट्स खत्म कर दिए, कानून के सामने सबको बराबर बना दिया और संपत्ति के अधिकार को पक्का किया। ये कोड एक तरह से मॉडर्न यूरोप का कानूनी ब्लूप्रिंट बन गया। तो ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा लगाइए। पुरानी सामंती व्यवस्था जिसमें जमींदार और दास होते थे, उसे खत्म कर दिया गया। व्यापार के रास्ते में आने वाली रुकावटें हटा दी गईं। एक जैसे वजन और नापतौल का सिस्टम आया। इससे न सिर्फ बिजनेस करना आसान हुआ, बल्कि लोगों में एक हम वाली भावना, एक राष्ट्रीय पहचान की भावना भी मजबूत हुई। यहीं से सही मायनों में मॉडर्न नेशन स्टेट का जन्म होता है। लेकिन जाहिर सी बात है, यूरोप के जो पुराने खिलाड़ी थे, यानी राजा महाराजा और उनके साम्राज्य, उन्हें राष्ट्रवाद का ये नया आइडिया बिल्कुल रास नहीं आया। उन्हें लगा कि ये तो सीधे सीधे उनके वजूद के लिए खतरा है। तो जब 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन की हार हुई, तो इन पुरानी ताकतों को मौका मिल गया। ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, ये सब पुरानी रूढ़िवादी राजशाहियां मिलकर बैठीं और उनका मकसद एक ही था, इतिहास के पहिए को पीछे घुमाना।
वियना में हुई इस बैठक का, जिसे कांग्रेस ऑफ वियना कहते हैं, एक ही मकसद था। नेपोलियन ने जो कुछ भी बदला था उसे अंडू करना। जिन राजाओं को उसने हटाया था उन्हें वापस गद्दी पर बिठाना और यूरोप में एक पुराना रूढ़िवादी सिस्टम फिर से कायम करना। वो चाहते थे कि सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसा 1789 की क्रांति से पहले था। लेकिन कहते हैं ना, एक बार जब कोई आइडिया लोगों के दिलो दिमाग में घर कर जाए तो उसे किसी संधि या किसी राजा की तलवार से मिटाया नहीं जा सकता। राष्ट्रवाद की चिंगारी अब आग बन चुकी थी। और एक बार फिर इसकी शुरुआत हुई फ्रांस से। 1830 की जुलाई क्रांति। पेरिस की सड़कों पर फिर से लोग उतर आए और जिस राजशाही को वापस बिठाया गया था उसे उखाड़ फेंका। ये उन रूढ़िवादी ताकतों के मुंह पर एक करारा तमाचा था। इससे यह साफ हो गया कि क्रांति की भावना अभी भी जिंदा थी और बहुत मजबूत थी। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने एक बार कहा था, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। और ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। फ्रांस की इस क्रांति की आग ब्रुसेल्स तक पहुंची। वहां भी विद्रोह हुआ और इसी के बाद बेल्जियम एक अलग देश बना। ये आग सिर्फ फ्रांस या बेल्जियम तक ही सीमित नहीं रही, ये पूरे यूरोप में फैल रही थी। जैसे कि यूनान में, जहां ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ आज़ादी के लिए एक लंबा और खूनी संघर्ष चला। इस लड़ाई ने पूरे यूरोप के कवियों, कलाकारों और विचारकों को प्रेरित किया। उन्हें लगा कि ये लोकतंत्र की जन्मभूमि को आज़ाद कराने की लड़ाई है। और आखिरकार 1832 में यूनान को एक आज़ाद देश के तौर पर मान्यता मिल ही गई। इस पूरे उथल-पुथल वाले माहौल में क्रांतिकारियों की एक नई पीढ़ी सामने आई जो एकीकृत राष्ट्र राज्यों के सपने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। और इन सब में एक नाम सबसे ऊपर था, इटली के क्रांतिकारी ज्यूसेppe मैज़ीनी का। एक ऐसा शख्स जिसे आगे चलकर इटली के एकीकरण की आत्मा कहा गया। मैज़ीनी का मानना था कि इटली को छोटे छोटे राज्यों और रजवाड़ों में बटा नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे एक होकर एक गणराज्य बनना चाहिए। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप जैसे सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। उनका ये जुनून और उनके विचारों ने पूरे यूरोप के क्रांतिकारियों के लिए उन्हें एक हीरो बना दिया। ड्यूक मेटरनिख, जो पुरानी व्यवस्था के सबसे बड़े हिमायती थे, मैज़ीनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहते थे और उनका डरना जायज़ भी था, क्योंकि मैज़ीनी के विचारों ने ही उन क्रांतियों की नींव रखी जो आगे चलकर पूरे यूरोप का नक्शा बदलने वाली थी। तो जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी, 1848 के उस सपने से, वो अब सिर्फ एक पेंटिंग में कैद सपना नहीं रह गया था। वो एक ऐसी ताकत बन चुका था जिसे रोकना नामुमकिन था। इसी ताकत ने बड़े बड़े साम्राज्यों को गिरा दिया और जर्मनी और इटली जैसे नए देशों को जन्म दिया। सच तो ये है कि आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, ये जो नेशन स्टेट्स की दुनिया है, उसकी नींव इन्हीं तूफानी दशकों में रखी गई थी। तो इस एक आइडिया ने हमारी आज की दुनिया बना दी। लेकिन अब जब दुनिया इतनी कनेक्टेड हो गई है, इतनी ग्लोबल हो गई है, तो राष्ट्र की कहानी भी एक नए मोड़ पर खड़ी है। सवाल यह है कि क्या भविष्य में भी नेशन स्टेट यानी राष्ट्र राज्य उतनी ही बड़ी ताकत बना रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।